इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से ईंधन और संसाधनों का समझदारी से उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पेट्रोल डीजल की बचत करना और अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है। साथ ही उन्होंने स्कूलों में जहां संभव हो वहां ऑनलाइन कक्षाओं को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री ने खाने के तेल की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद को टालने की भी सलाह दी है। उन्होंने भरोसा जताया कि जिस तरह देश में कोरोना महामारी का सामना मजबूती से हुआ, उसी तरह यह चुनौती भी देश की एकजुटता और समझदारी से पार कर ली जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर भी दिखने लगा है, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। इसी स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन जनता से फ्यूल और रिसोर्सेज का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देशवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि स्कूलों में जहां संभव हो वहां ऑनलाइन कक्षाओं को बढ़ावा दिया जाए। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने खाने के तेल की खपत को कम करने और सोने की खरीद को फिलहाल टालने की अपील भी की है। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल को जन आंदोलन बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। साथ ही किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाकर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का अनुरोध भी किया है। आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है। हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की दुनिया लगातार कई तरह के संकटों से जूझ रही है, लेकिन भारत ने
पहले भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, उन्होंने भरोसा जताया कि देश कोरोना महामारी की तरह ही इस चुनौती से भी मजबूती के साथ उभरने में सक्षम है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों से ईंधन बचाने और सोने की खरीदारी से बचने की अपील पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति के पीछे इराक और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष मुख्य कारण है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और हर देश इसके परिणाम महसूस कर रहा है। केजरीवाल ने मौजूदा परिस्थितियों को अंतर्राष्ट्रीय हालात से जोड़ते हुए चिंता जताई है। हम सब जानते हैं कि ये इराक और अमेरिका के बीच जो युद्ध है उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन इराक और अमेरिका की वजह से युद्ध जो है उसकी वजह से तो पूरी दुनिया प्रभावित है। सारी दुनिया के सभी देश प्रभावित हैं उस युद्ध की वजह से। लेकिन किसी भी देश की सरकार ने इस किस्म की ये 7 कदम उठाने के लिए किसी भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों को अपील नहीं की है। एक भी देश नहीं है। किसी ने कुछ एक स्टेप, किसी ने 2 स्टेप, किसी ने, लेकिन ये 7 इतने कठोर कदम उठाने के लिए एक भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों को अपील नहीं की। इससे मन में शंका पैदा होती है कि कहीं स्थिति केवल इराक अमेरिका के युद्ध की बजाय और भी कहीं स्थिति कुछ और ज्यादा खराब तो नहीं है। हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि देश के लोगों को बताए कि जो कदम किसी भी देश ने नहीं उठाए, सभी देश प्रभावित हैं, ऐसे कठोर कदम केवल भारत देश को उठाने की क्या जरूरत पड़ी। इतनी हम सब जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पेपर लीक के आरोपों के चलते नीट यूजी परीक्षा रद्द किए जाने पर कहा कि इस मामले के करीब 9 से 10 दिन हो गए हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर पूरा खुलासा हो गया है और तथ्य सामने आ गए हैं, तो सरकार को मजबूरन इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। जिन्होंने खुद उनके परिवार लगभग 9-10 दिन हो गए हैं और जब मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरा खुलासा हो गया, तथ्य सामने आ गए, तो सरकार को मजबूरन इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहली बार नहीं हो रहा। दूसरा, लगभग 22-23 लाख बच्चे जिन्होंने खुद उनके परिवार वालों ने इतना त्याग तपस्या से मेहनत करी है, और आप सब जानते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लोग ट्यूशन्स पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं और अपना पेट काट के घर परिवार वाले लोग इन बच्चों की मदद करते हैं। सवाल ये है कि जब पेपर कैंसिल हुआ है तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से ऑनेस्टली एग्ज़ाम दिया था उनका क्या हश्र होगा, और इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी थी तब ये कहा गया था फुल प्रूफ हम इंतजाम कर रहे हैं, और एनटीए लगातार एक्सपोज हो रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जब लीक हुआ, मेरे ख्याल 2 साल पहले, उसमें जांच बिठाई गई, उस जांच का कोई परिणाम नहीं आया, किसी को दंडित नहीं किया गया, किसी को उदाहरण नहीं बनाया गया। और जब ये पेपर धड़ल्ले से बिक रहा है, इसका एक बहुत बड़ा माफिया है, और मुझे लगता है कि इसका सरगना कोई बहुत ही प्रभावशाली लोग होंगे, क्योंकि इस तरह समय से पहले हूबहू जो गेस्ट पेपर है उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस विदाउट चेंज ऑफ कॉमा एंड फुल स्टॉप वो दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा गिरोह है। अब पेपर बनाने वाले ने, छापने वाले ने या एग्ज़ाम कराने वाले, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई को फुर्सत कहाँ है? सीबीआई को फुर्सत तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो विपक्ष पे जांच कर रही है। जो गैर भाजपाई लोग हैं उनका दमन करने के लिए सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, और हम सब जानते हैं कि सीबीआई एक इन्फ्लुएंस में काम करती है। तो अगर हम लोगों को, इस देश के नौजवानों को न्याय दिलाना है तो इसकी जांच एक जुडिशल जांच हो, एक ऐसी इंक्वायरी हो जो सरकार के बाहर हो, क्योंकि सरकार में कोई शिक्षा विभाग है, कोई मंत्रालय है, कहाँ तक और सीबीआई उन लोगों को पकड़ पाएगी, खासकर जो बड़े लोग हैं। छोटे मोटों का अभी भी राजस्थान में मेरे ख्याल 45 लोगों को डिटेन किया है, उनको चार्जशीट नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, कोई मुकदमा नहीं बनाया, तो कोई दबाव होगा। तो जांच अगर करानी है तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई पावर, टाइम बाउंड। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर के विंध्याचल में 21 दिवसीय गोविस्ती यात्रा के तहत पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गोरक्षा को लेकर गंभीरता की कमी है और गाय के संरक्षण के मुद्दे पर सरकारों की नीतियां विरोधाभासी दिखाई देती हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में गोमांस का निर्यात होता है और इसे लेकर उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य ने लोगों से अपील की है कि आगामी चुनावों में गोरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाकर मतदान करें। उन्होंने कहा है कि गाय की रक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और यह अभियान 20 जुलाई को समाप्त होकर 24 जुलाई को लखनऊ में प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ेगा। बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक आज प्रदेश कार्यालय पर की गई है और पूरे प्रदेश से बीजेपी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया। इस बैठक में संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की बात प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सुनी और 2027 विधानसभा को किस तरह से जीता जाए इस पर भी बात की गई। साथ ही संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को और जनता से जुड़कर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने मंत्रियों और जिलाध्यक्षों से बातचीत की। कि संगठन की कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। चूँकि आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश असेंबली के चुनाव होने प्रस्तावित हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी जनपदीय अधिकारियों के साथ, अध्यक्षों गणों के साथ समन्वय बनाकर पार्टी संगठन को ग्रास रूट तक सशक्त और मजबूत करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचार के आधार पर और संगठन की शक्ति के आधार पर सत्ता के सर्जन में अपनी भूमिका निभाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को पूर्ण करने के लिए आज की बैठक संपन्न हो रही है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की थी कि जनता से कि आप लोग पेट्रोल डीजल कम यूज करिए, जाना है कि नहीं। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा एक अवैध टिप्पणी की गई, उसको किस तरह से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और वैश्विक स्तर पर उनकी स्वीकारता उनके कार्यों के कारण हुई है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भारत के विकास को महत्व दिया है, भारत की जनता को महत्व दिया है और वर्तमान में चूँकि पश्चिमी एशिया युद्ध से इस समय प्रभावित है, दुनिया के बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का विकास निरंतर चलता रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता से आह्वान किया है कि पेट्रोलियम पदार्थों का कम से कम उपयोग हो, रसायन के पदार्थों का कम से कम उपयोग हो, होम फ्रॉम होम वर्क जो है होम पे हो। तो ऐसी बहुत सारी आह्वान करके प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को अपील की है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग, उनको देश से और देश की जनता से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री जी के बयान का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया। इसकी मैं निंदा करता हूँ और समाजवादी पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा उनको धरातल में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। मऊ में दोहरीघाट वाराणसी ट्रेन सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे को लेकर सपा सांसद राजीव राय ने जिला प्रशासन और कुछ राजनीतिक लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी एक युवा अधिकारी है और उनसे बेहतर काम की उम्मीद है, इसलिए वे उनसे घटना की पूरी जानकारी देने और स्थिति स्पष्ट करने के लिए मिले। सांसद ने आगे आरोप लगाया कि कुछ लोग मंत्री के संरक्षण में काम कर रहे हैं, जिनके कारण मंच पर अन्य जनप्रतिनिधि नहीं बैठना चाहते। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे लोगों के खिलाफ फाइलें क्यों नहीं खोली जा रही हैं और उनके मामलों में कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले को दबाने या बचाने की कोशिश हुई तो इसे मुख्यमंत्री तक ले जाया जाएगा। तो पूरे मामले को लेकर राजीव राय ने भी बात की है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो कुछ लोग हैं वो बैठना नहीं चाहते, जनप्रतिनिधि कुछ ऐसे हैं जो उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते और इस पूरे मामले को लेकर ही ये थोड़ा सा विवाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एक युवा अधिकारी है और उनसे बेहतर काम की उम्मीद है। जो हुआ उसके बारे में इनको बताने आया कि जो ये गुंडे किसी मंत्री के संरक्षण में चलते हैं, जिसकी वजह से कोई मंत्री यंग ऑफिसर हैं, डीसी के पढ़े हुए हैं, इनसे उम्मीदें हैं। और कल जो हुआ उसके बारे में इनको बताने आया कि जो ये गुंडे किसी मंत्री के संरक्षण में चलते हैं, जिसकी वजह से कोई मंत्री विधायक भी उस मंच पर नहीं बैठना चाहता है जहां ये बैठते हैं। उन गुंडों अपराधियों की फाइलें क्यों नहीं खुली है, जो उनके ऊपर केस है वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। मैं चूँकि ये पहली बार मिला, एक कर्टसी कॉल भी था और इनको ब्रीफ किया कि अगर इनको बचाने का काम किया जाएगा तो बात मुख्यमंत्री तक भी जाएगा। जिलाधिकारी यंग ऑफिसर हैं, डीसी के पढ़े हुए हैं, इनसे उम्मीदें हैं। और कल जो हुआ उसके बारे में इनको बताने आया कि जो ये गुंडे किसी मंत्री के संरक्षण में चलते हैं, जिसकी वजह से कोई मंत्री विधायक भी उस मंच पर नहीं बैठना चाहता है जहां ये बैठते हैं। उन गुंडों अपराधियों की फाइलें क्यों नहीं खुली है, जो उनके ऊपर केस है वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। मैं चूँकि ये पहली बार मिला, एक कर्टसी कॉल भी था और इनको ब्रीफ किया कि अगर इनको बचाने का काम किया जाएगा तो बात मुख्यमंत्री तक भी जाएगा। जिलाधिकारी यंग ऑफिसर हैं, डीसी के पढ़े। पश्चिम बंगाल के पूर्व अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस को ईडी के अधिकारियों ने सोमवार रात को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर पिछली सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए करोड़ों रुपए के नगरपालिका रोजगार घोटाले का आरोप है। बोस सोमवार सुबह कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित ईडी के सॉल्ट लेक कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुए और लगभग 11 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बोस हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपने गृह नगर विधाननगर विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस को ईडी के अधिकारियों ने सोमवार रात को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर पिछली सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए करोड़ों रुपयों के नगरपालिका रोजगार घोटाले का आरोप है। बोस सोमवार सुबह कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित ईडी के सॉल्ट लेक कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुए और लगभग 11 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बोस हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपने गृहनगर विधाननगर विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे। इससे पहले ईडी अधिकारियों ने केंद्रीय बलों के साथ बोस से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें उनका आवास, कार्यालय और वीआईपी रोड के पास उनके बेटे का रेस्टोरेंट शामिल है। वहीं बोस की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने जनता को लूटा, अब सबका हिसाब होगा। बहुत नेता मंत्री ऐसे हैं टीएमसी के, मैक्सिमम सब करप्टेड है। अभी तक पुलिस की अनुमति नहीं मिलती थी, गवर्नर की अनुमति नहीं मिलती, तो इंक्वायरी नहीं हो रहा था। अभी सारे केसेस ओपन होंगे और सारी बातों की इंक्वायरी होगी, जनता जो चाहती है वही होगी। जो भ्रष्टाचारी हैं बंगाल के अंदर, जिन्होंने बंगाल को लूटा है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। जिन्होंने बंगाल में जंगल राज कायम किया, वो जंगल के जितने भी जंगल में लूटने वाले लोग थे, उन सबको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
इससे पहले बोस 1 और 4 मई को ईडी कार्यालय में पेश हुए थे, लेकिन दोनों ही मौके पर लंबी पूछताछ के बाद ईडी अधिकारियों ने उन्हें जाने दिया। आखिरकार पूर्व मंत्री को सोमवार को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया। बोस ने पहले भी चुनाव के दौरान ईडी की कार्रवाई की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि जांच राजनीतिक रूप से प्रेरित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सुजीत बोस की हालत इतनी खराब नहीं है कि उन्हें पैसे कमाने के लिए नौकरियां बेचनी पड़े। लोग ये जानते हैं ये चुनाव आयोग और ईडी की साजिश है। वहीं ईडी का आरोप है कि दक्षिण दमदम नगरपालिका समेत कुछ नगर पालिकाओं में नियमों का पालन किए बिना नौकरियां दी गईं। जांच एजेंसियों के मुताबिक कई लोगों से पैसे लेकर भर्ती कराने का काम किया गया है और इसी प्रक्रिया में सैकड़ों पदों पर गड़बड़ी हुई। देवरिया जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र में लव जिहाद से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मामला तब उजागर हुआ जब नाबालिग पीड़िता ने अपनी मां के साथ वृंदावन में चल रही स्वामी अनिरुद्धाचार्य की कथा के दौरान अपनी आप बीती सार्वजनिक रूप से बताई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और सलम मणि त्रिपाठी ने भी संज्ञान लेते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। परिवार की तहरीर पर बरियारपुर पुलिस ने आरोपी युवक आशिक अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने पहले प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण किया, बाद में आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया। मामले में आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से जारी है और सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जाएगी। ये देश के प्रख्यात कथावाचक हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी। उनकी कथा का एक प्रसंग मेरे संज्ञान में है, जिसमें वो संवाद कार्यक्रम में लोगों से बात कर रहे थे और उसी कार्यक्रम में देवरिया की एक बेटी है जिसने अपनी पीड़ा बताई। उसके साथ में उसकी माँ भी थी, जिन्होंने ये बताया कि वो यदुवंशी समाज से आते हैं और एक चरमपंथी युवक है शाकिर अली नाम का, आशिक अली नाम का, जिसने उसका शोषण किया, उसको धमकियां देता है और आशिक अली और उसके तमाम सारे जो कट्टरपंथी दोस्त हैं वो जानबूझकर हिंदू बच्चियों को निशाना बनाते हैं। उस बच्ची ने अपने गांव का नाम बताया है। मैंने पता करने का प्रयास किया तो मेरे स्तर पर पता नहीं लग पाया, तो मैंने देवरिया के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको मैंने एक पत्र भेजा है, एक वीडियो भेजा और उनसे मैंने कहा कि तत्काल इस पूरी घटना का पता लगाया जाए। दिनांक 10 मई 2026 को थाना बरियारपुर के एक गांव की महिला द्वारा अपनी 16 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर तत्समय थाना बरियारपुर पर 64 BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 12 मई 2026 को संबंधित अभियुक्त आशिक अंसारी पुत्र इमामुद्दीन अंसारी उर्फ भुटेली निवासी चक माधो उर्फ मठिया बरियारपुर को आज बरियारपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से रिमांड प्राप्त कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।